वन देखो यहाँ पर है आपका कि मसालों का बगान कहा जाने वाला राज्य है। विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस प्लांटेशन? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। वह कौन सा राज्य है जिसको कि मसालों का बगान कहते हैं, या फिर याद रखिएगा मसालों का बगीचा भी कभी कभी लिख देता है। तो अगर आपको कभी कभी मसालों का बगीचा भी लिखा हुआ मिले तो वो भी सही होगा। चलो करना और बताना। मसालों का बगान, मसालों का बगीचा, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। किस राज्य को कहते हैं? तो वह राज्य है देखो केरल। जो केरल राज्य है इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत का मसालों का बगीचा, मसालों का बगान बोलते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि जियो और जीने दो किसने कहा? हु सेड लिव एंड लेट लाइव? किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने या फिर विनोबा भावे ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है यह कहा गया जियो और जीने दो? यह जो है किसने कहा है? निम्न में से वह कौन है जिसने कहा जियो और जीने दो? क्या आंसर कर रहे हैं? तो आंसर में याद रखिएगा महावीर स्वामी होंगे। ठीक है, कुछ का सही भी है, कुछ का गलत भी है, तो राइट आंसर याद रखना ऑप्शन ए महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, महावीर स्वामी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका मिला हुआ है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन? क्या होगा आंसर? संविधान सभा के चुने हुए प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा राइट आंसर? तो वो थे देखो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे सब कोई। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, किनका किनका सी है? तो सी वालों का आंसर सही है, याद रखना। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अब इसी में देखो अगर आपसे पूछ देता अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष में कौन होंगे? टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे देखो सच्चिदानंद सिन्हा जी, अस्थायी अध्यक्ष। और अगर अस्थायी अध्यक्ष बोले परमानेंट प्रेसिडेंट तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहीं पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी दिए हुए हैं। ये देखो कौन थे? तो सबको को पता है लगभग नोट कर लेंगे, सबको पूछा हुआ सवाल है। ये जो है देखो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, एंड यह जो है दूसरे राष्ट्रपति थे। सबको याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी याद रखना, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा नाम यहाँ पर, ये प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी राष्ट्रपति यही हैं। ठीक है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति, यह जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एस राधाकृष्णन जो है ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और याद रखिएगा ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन बने रहे? तो सबसे लंबे समय तक जो उपराष्ट्रपति बने रहे थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये एस राधाकृष्णन जी का पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी याद रखिएगा ये चीज हमेशा आया है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, संविधान सभा के चुने हुए प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा में याद रखनी है ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, यहीं पर देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा ये जो है प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, प्रथम कानून मंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा कौन थे तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। यह जो है प्रथम कानून मंत्री थे इंडिया के। सभी को ध्यान रखनी है, सारा का सारा चीज आया हुआ है, हमेशा जो है पूछा जाता है। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? 1930, 1928, 1925 या फिर 1919? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा, सभी का आंसर चाहिए। सभी लोग जो है बिल्कुल सही करेंगे और यहाँ पर अपना अपना आंसर बताएंगे। याद रखेंगे किसी से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ है? तो यह देखो हुआ है 1928 में। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी 1928। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि जो साइमन कमीशन है, ठीक है, नोट कर लेना सब कोई, साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किसने किया? यह सवाल इंडियन आर्मी में हमेशा आया है। साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किसने किया? यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखा गया है। साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किसने किया है? तो याद रखेंगे वो कौन थे? तो वो थे देखो लाला लाजपत राय जी। इनके द्वारा ही जो है सबसे ज्यादा विरोध किया गया है साइमन कमीशन का। ठीक है, ध्यान रखनी है सबको। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल पे चलते हैं। यह देखो दिया हुआ है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी इन इंडिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या फिर आराम शाह? क्या होगा आंसर? चलिए देखते हैं आप सबका आंसर क्या आ रहा है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
निम्न में से किसके द्वारा जो है भारत में गुलाम वंश स्थापित किया गया? क्या होगा आंसर? क्या कर रहे हैं आंसर यहाँ पर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है राइट आंसर होगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? किसने गुलाम वंश की शुरुआत की है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? 11 जुलाई, 12 अक्टूबर, 11 सितंबर या फिर 10 दिसंबर? क्या होगा आंसर? जो विश्व जनसंख्या दिवस है यह कब मनाते हैं? जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसको कब मनाया जाता है? ध्यान में रखिएगा सब कोई कि जो दिवस वाला सवाल है, जो दिवस वाले जो क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस, ये हमेशा आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है, हमेशा इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, पर फिर से आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। अभी नई क्लास शुरू हुई है, नया बैच, तो ये टॉपिक आपका फिर से हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह देखो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए 11 जुलाई। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 का देखो आर्मी जीडी का पेपर में आया हुआ है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? वेयर इज द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश? देवास, नीमच, होशंगाबाद या फिर गुना? क्या होगा आंसर? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? निम्न में से वह कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश में जहां पर करेंसी का प्रिंटिंग किया जाता है? तो वह स्थान याद रखिएगा, वह स्थान है देखो आपका देवास। ठीक है, ये करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। देवास किए हो तो बिल्कुल सही आंसर बताए हो, लगभग का सही गया है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये देवास होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो मिला हुआ है कि निम्न में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कंट्री ऑफ सेटिंग सन? ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान या फिर स्वीडन? क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से वह कौन सा देश है जिसे डूबते हुए सूर्य का देश बोलते हैं? डूबते हुए सूर्य का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो डूबता हुआ सूर्य का देश जो है यह देखो कहते हैं ब्रिटेन को। सभी को ध्यान में रखनी है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन। डूबता हुआ सूर्य का देश पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? तो ए ब्रिटेन को करोगे। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो मिला हुआ है आपका कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? ठीक है, 1, 2, 3 या फिर 4? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय सदन के कुल कितने हाउसेज हैं यह आपको यहाँ पे बतानी है। भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं? तो याद रखोगे जो भारतीय संसद है उसके कुल 2 सदन हैं। ठीक है, अगर आपसे सदन पूछेगा, अगर आपसे हाउसेज पूछेगा कि कितने हाउसेज हैं, तो सदन में याद रखिएगा एक होता है लोकसभा, ठीक है, और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, सदन पूछेगा तो ये कर दोगे। अगर आपसे यही पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखिएगा वो 3 होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? तो एक हो गया आपका देखो नोट कर लोगे लोकसभा, ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा याद कर लोगे वो हो गया राज्यसभा, और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है देखो आपका राष्ट्रपति। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सदन बोलेगा तो 2 है लोकसभा और राज्यसभा, अगर अंग बोलेगा तो 3 है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था हमसे सदन पूछा था, तो संसद सदन में हमारा आंसर हो गया 2। क्लियर हो गया यहाँ पे? बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है पर कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है आपका कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश फॉर्म्ड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट, कब गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में? 1950 में, 1953 में, 1956 में या फिर 1961 में? जो आंध्र प्रदेश है इसका एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठन किया गया? जो आंध्र प्रदेश है इसका भाषाई राज्य के रूप में कब गठन हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा यह किया गया है 1953 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी 1953। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। रेबेलियन स्टार्टेड इन मेरठ, कब हुआ था? 10 मई 1857 में, 11 मई 1857 में, 4 जून 1857 को या फिर 3 जुलाई 1857 को? मेरठ का जो विद्रोह है यह कब आरंभ हुआ है? मेरठ का जो विद्रोह है इसका शुरुआत कब किया गया? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करिएगा और सबको बताइएगा मेरठ विद्रोह का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ है देखो 10 मई 1857 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए 10 मई 1857। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन विच रिवर बैंक इज द सिटी ऑफ पेरिस सिचुएटेड? डेन्यूब, टाइबर, सीन या फिर सतलज? क्या होगा आंसर? जो पेरिस शहर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस शहर है यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वह नदी है देखो आपका सीन। जो पेरिस शहर है यह सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन सी सीन हो गया। ठीक है,
चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड। दामोदर, बराकर, हुगली या फिर महानदी। जो हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर स्थित है। जो हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर बना हुआ है। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। तो ध्यान में रखेंगे, रोज देखो दोपहर 1 बजे आपका अग्निवीर आर्मी परीक्षा का जीके जीएस का 0 टू हीरो बैच आ रहा है। रोज आपका 0 टू हीरो बैच करवाया जा रहा है, रोज दोपहर 1 बजे। और रोज शाम 7 बजे जो है, रोज शाम 6:30 बजे जो है देखो आपका अग्निवीर आर्मी परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर का क्लास आ रहा है 16 अक्टूबर और 13 नवंबर आर्मी परीक्षा के लिए स्पेशल। तो दोनों क्लासेज में जरूर जुड़िएगा, 1 बजे और शाम 6:30 बजे। अगर आज का 1 बजे का क्लास मिस कर दियो तो सबको जरूर उस क्लास को ज्वाइन कर लेना। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह है देखो आपका महानदी पे। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी महानदी। चलिए अब जो है बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। विलायत खां इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सरोद, सितार, शहनाई या फिर वीणा। जो विलायत खां है यह किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। जो विलायत खां है यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है। तो यह देखो संबंधित है सितार से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी सितार हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर इज इन द वर्ल्ड। अमूर, हांगो, अमेजन या फिर नाइल। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो विश्व का जो सबसे लंबा नदी है वो है देखो नील, ठीक है, नाइल रिवर। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि नील नदी की देन किस शहर को कहते हैं। नील नदी की देन जो है, नील नदी का देन कौन कहलाता है, या फिर नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो वो देश है देखो आपका मिस्र। मिस्र देश जो है, जो इजिप्ट देश है, इसको नील नदी की देन बोलते हैं, इसको नील नदी का उपहार बोलते हैं, ठीक है। पूछा हुआ सवाल है। चलिए यहाँ पे आपका जीके कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जीके का जो 15 क्वेश्चन है वो आपको करवा दिया गया है। अब यहाँ से आपका जीएस का शुरुआत होगा। दिया हुआ है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी में हमेशा आता है ठोस, द्रव, गैस या फिर वायु। किस माध्यम में जो ध्वनि है सबसे तेज चलता है, तो वह माध्यम है देखो आपका ठोस, ठीक है। ये वालों का आंसर बिल्कुल सही और लगभग ने, ज्यादातर ने ए किया है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है ठोस। अगर आपसे पूछा जाए कि वायु सबसे अधिक किसमें चलती है, वायु सबसे तेज किसमें चलती है, हमेशा पूछा हुआ सवाल है, वायु जो है सबसे तेज किसमें चलती है, तो वायु जो है सबसे तेज देखो चलती है निर्वात में, जिसको निर्वात में चलती है, जिसको इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। वायु सबसे तेज किसमें गति करती है, तो निर्वात में, और ध्वनि सबसे तेज किसमें गति करती है, तो ठोस में। ये दोनों चीज सबको ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ है दोनों का दूध। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार इज मोस्टली यूज्ड। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। क्या होगा राइट आंसर, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखो केवल वही सवाल करेंगे जो कि आपका अग्निवीर आर्मी परीक्षा के पेपर में आएगा, केवल वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अग्निवीर आर्मी परीक्षा के पेपर में आ सकता है। उसके अलावा एक चीज भी नहीं पढ़ेंगे, केवल वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन दिलवाएगी। केवल वही क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। जैसा मैं अभी देख रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो वो सारा रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से या उसी पे डिपेंडेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाता है। सोनार अधिकांशतः देखो प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। राइट आंसर होगा डी। किसने किसने डी किया है, बहुत ही अच्छा, लगभग का डी है, ज्यादातर ने डी किया है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है कौन सा होता है। तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है सबको ही जान रहे हैं, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए सीपीयू। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है उसको करने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, कौन सा गैस जो इंपॉर्टेंट होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा, सभी का आंसर देखना है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। क्या आंसर करो, कार्बन डाइऑक्साइड को करो, बहुत बढ़िया। राइट आंसर डी ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की
एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका या फिर चेचक का टीका? एडवर्ड जेनर के द्वारा किसका खोज किया गया था? जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने निम्न में से किसका खोज किया है? चलिए बताइए, देखते हैं आंसर किसका किसका आता है। मैंने कुछ दिन पहले ये वाला सवाल करवाया था, तो अगर आप सबने पिछला क्लास किया होगा, पीडीएफ डाउनलोड करके नोट बनाए होंगे अपने अपने, सबको देखो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। पीडीएफ जो है आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, अभी टेस्ट लगा लिया करो, क्लासेस से नोट बना लिया करो, पर पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना टेलीग्राम ग्रुप से जाकर। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है? इन्होंने खोज किया देखो चेचक के टीका का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए चेचक का टीका, ठीक है। ऑप्शन डी चेचक का टीका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे डी जो है राइट आंसर है। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह दिया हुआ है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? अग्निशमन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो अग्निशमन है, जो आपका फायर फाइटिंग है, उसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो वह गैस है देखो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया आंसर? तो बी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? व्हाट कॉजेज द डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर नेमाटोड? जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किसकी वजह से होता है? जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किस कारण से होता है? तो यह देखो होता है आपका फंगस की वजह से, यह होता है कवक की वजह से। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से अगला सवाल पे चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी हमें क्लास कंप्लीट कर लेनी है। दिया हुआ है देखो कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, एमिट्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर उपयुक्त सभी? जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं? जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो क्या बनाते हैं, वो क्या उत्सर्जित करते हैं? तो ये देखो उपयुक्त सभी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। ये जो है जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो सब कुछ आपका यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, ठीक है। अल्फा किरणें भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा किरणें भी और गामा किरणें भी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? उड़द, चना, मटर या फिर सोयाबीन? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी के पेपर में आ रखा है। चलिए देखते हैं कौन कौन बताते हैं। तो क्या आंसर आ रही है यहाँ पे? जल्दी से करना और सबको बताना है क्या होगा। तो आंसर कर रहे हैं सोयाबीन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। सोयाबीन जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया हुआ है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। द साइंस दैट गिव्स नेम्स टू द प्लांट्स इज कॉल्ड? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या फिर वर्गीकी? 25 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो यह देखो वर्गीकी कहलाता है, यह जो है टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन अर्थिन पॉट वाटर रिमेन्स कोल्ड? द्रवन, वाष्पीकरण, उदरोपातन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मिट्टी का जो घड़ा है वो निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? उसमें जो जल है वो ठंडा रहता है, तो यह देखो ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी वाष्पीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय वेयर एज एयर इज। एयर क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या फिर विलयन है? अब आज दोपहर वाला अगर 1 बजे वाला क्लास अटेंड किए हो तो उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन आप सबको नोट करवाया था स्पेशली। चलो करो और बताओ क्या होगा, देखते हैं क्या बता पाते हो। मैंने ये वाला पढ़ाया था आज दोपहर 1 बजे, स्पेशल मैंने नोट करवाया था कि वायु को क्या बोलते हैं। तो दोपहर 1 बजे वाला क्लास जिन्होंने देखा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो क्लास एंड होने के बाद जाके देख लेना, क्योंकि रोज दोपहर 1 बजे अभी हमारा जीके जीएस का अग्निवीर आर्मी परीक्षा का 0 to हीरो बैच चल रहा है, जो कि आपका जीके जीएस का लेवल 0 से 100 लेवल तक लेके जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि जो वायु है यह एक प्रकार का मिश्रण है। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए मिश्रण, बहुत बढ़िया, लगभग ने एक मिश्रण को किया है, बहुत ही बिल्कुल सही आंसर है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? पूछा हुआ सवाल है, टेक्निकल वालों का देखो पेपर में आ रखा है। ड्यू डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग वाइंडी नाइट बिकॉज? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है या फिर आकाश साफ नहीं होता है। और तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, इसका कारण क्या है? तो जो तेज हवा वाला रात्रि है उसमें ओस नहीं बनता, इसका कारण है देखो क्योंकि जो वाष्पीकरण की दर है वो तेज होता है, क्योंकि जो आपका वाष्पीकरण है वो तेजी से होता है, उसका जो दर है वो तेज हो जाता है, ठीक है।
चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या फिर मुद्रा प्रचलन से। जो डॉपलर प्रभाव है यह किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव है इसका संबंध किससे है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंध रखता है? तो यह देखो संबंधित है आपका ध्वनि से, यह संबंधित है साउंड से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन ए साउंड। चलिए अब जो है जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर सवाल है आपका, जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा। जीके का 15 क्वेश्चन हो चुका है, ये जीएस का 15वां नंबर सवाल है। टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? हु फर्स्ट फाउंड द स्पीड ऑफ लाइट? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर माइकलसन? प्रकाश का जो वेग है यह सर्वप्रथम किसके द्वारा ज्ञात किया गया? प्रकाश का जो वेग है यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो यह देखो बताया है रोमर ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी रोमर हो गया। चलिए जीके का 15 क्वेश्चन हो गया है, जीएस का भी 15 हो गया, टोटल 30 क्वेश्चन हो गया है। अब यहां से आपका 31 नंबर सवाल शुरू हो रहा है, मैथ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, 883 इंटू 883 माइनस में 117 इंटू में 117, ये हमें यहाँ पे करना और बताना है। देखिए कैसे बनाएंगे, नॉर्मल सा सवाल है। देखो 883 इंटू में हो गया 833, माइनस में हो गया 117 और फिर से गुना में हो गया 117, ठीक है। देखो ये हमने क्या किया ना, 883 को जो है मानो हमने मान लिया ए, ठीक है। जो 883 उसको हमने ए मान लिया और जो 117 है उसको मानो हमने बी मान लिया। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपका पढ़ाई होगा, मैथ बिल्कुल आसानी से बनवाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो मतलब कि ए इंटू ए हो गया, माइनस में बी इंटू बी हो गया, मतलब कि ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यही है ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए इंटू ए तो ए स्क्वायर, बी इंटू बी तो बी स्क्वायर, ठीक है। बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है देखो ए प्लस बी और इंटू में होता है ए माइनस बी। बस इसी पे निकाल देते हैं जल्दी से। क्या हो गया देखो, तो a प्लस बी करोगे तो कितना आ गया? तो ये आ गया देखो 883 प्लस में हो गया 117, फिर इंटू में हो गया a माइनस बी, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया देखो 883 माइनस में हो गया 117, कितना आ गया देखो 883 और 117, तो 3 और 7 हो गया 10, 8 और 1 9 और 1 हो गया 10, 8 1 9 और फिर 1 वापस 10, मतलब कि 1000 आ गया 883 प्लस में 117 करने पे। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह रहेगा, 13 में से 7 गया तो बचा 6, अब फिर से यहाँ 7 में से 1 गया तो कितना बचा? तो ये 6 बचा, 8 में से 1 गया तो बचा 7, ठीक है। मतलब कि 766 गुना 1000 करोगे तो कितना आंसर आएगा? तो राइट आंसर हो गया देखो 7 6 6 गुना में 3 तो 0 लग जाएगा, मतलब कि राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, यह जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। हो गया सबका, यहाँ पे डी जो है राइट आंसर है। लगभग ने बना लिया है, बिल्कुल सही, लगभग का आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 0 1 2 या फिर 3? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? तो वो देखो 2 है, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी 2 हो गया, ठीक है। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में 625 प्लस में अंडर रूट में 484 कैसे करोगे और कैसे बनाओगे, कितना आंसर आएगा? देखो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में 625 प्लस में आपका अंडर रूट में 484, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब जो 625 है यह देखो आपका होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में 484 तो ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, तो रूट में हो गया देखो आपका यहाँ पर 25 गुना में 25, फिर प्लस में 24 का स्क्वायर, मतलब कि ये हो गया 24 गुना में 24, ठीक है। यहां तक अब क्या होगा, 2 25 के लिए 1 25 बाहर आ गया, सॉरी 22 के स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने यहाँ 24 के स्क्वायर कर दिया, ये 22 के स्क्वायर होता है, ठीक है। मुझसे मिस्टेक हुई है, याद रखिएगा 484 जो है ये 22 का स्क्वायर होता है, मैंने जल्दी जल्दी में 24 लिख दिया था। 484 जो है ये 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 22 गुना में 22, अब 25 हो गया, 2 25 के लिए 1 25 बाहर आया, 2 22 के लिए 1 22 यहाँ पर प्लस में रहेगा क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, 1 22 बाहर आ जाएगा। कितना हो गया, 25 प्लस 22, 25 प्लस 22 करोगे तो कितना आएगा, तो 5 2 7, 2 और 2 4, मतलब कि राइट आंसर हो गया 47। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो गया 47, 47 राइट आंसर होगा, ठीक है। 47 की हो, बहुत बढ़िया आंसर है, 47 लगभग का आया है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा सबको, क्या होगा देखते हैं कैसे बनाते हो। चलो बिल्कुल सही करना है और सबको यहाँ पर बताना है। दशमलव का जोड़ घटाव के साथ ये बोर्ड मास आपका बना हुआ है, जल्दी से करनी और यहाँ पे बतानी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ का काम कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड मास से पहले जोड़ होता है तो पहले जोड़ का काम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख लेंगे 33 पॉइंट में आ गया 333। फिर यहाँ पर देखो हर बार याद रखना, जब भी दशमलव का जोड़ करोगे या घटाव करोगे तो दशमलव को हमेशा साथ में, ऊपर नीचे लिखना चाहिए, साथ में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है, दशमलव के साथ में दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के इधर आगे कितना अंक है, बाएं तरफ कितना अंक है, तो 1 अंक है, वो है 3। अब दाएं तरफ कितना अंक है, तो ये है देखो 0
3 3। अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 3 6, 3 में और 0 को जोड़ोगे तो वापस 3 ही आना है। फिर यहाँ पे दशमलव हो गया, 3 और 3 हो गया 6, ये यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 3 हो गया, मतलब कि 36.366, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है, हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, घटाना है। कितना को घटाना है, तो घटाना है, देखो सबसे पहले डेसिमल को, दशमलव को साथ में लिख लेंगे। बाएं तरफ एक संख्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। और फिर साथ में कितना लग गया, 003 हो गया यहां तक। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, वापस 6। और फिर यहां पर 3 में से 0 गया तो 3 दशमलव, 6 में से 2 गया तो 4, और 3 का यहां पर 3 ही हो गया, मतलब कि 34.363 यह जो है राइट आंसर होगा। कहां पे दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। यह जो है बिल्कुल सही आंसर है। सी किए हो, जिनका भी सी है सही है, ठीक है। याद रखना क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। हमेशा इंडियन आर्मी ऐसा सवाल आपको देखो ट्रेडमैन और जीडी में दे देती है, सभी को ध्यान में रखना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ का काम कर लेंगे, फिर घटाव का काम कर लेंगे, और जब भी दशमलव का कोई काम करोगे तो डेसिमल को, दशमलव को साथ में लिखोगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो, यह दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखो सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपका 50% दिया हुआ है, इसको आर से डिकोड करते हैं। रेट, रेट कितना है, 50% है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि ए का आय बी से इतना कम है, तो ए का आय से कितने अधिक है, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो एक फॉर्मूला होता है। कम वाला बोलेगा तो कम के लिए एक फॉर्मूला है, वो है देखो आर बाई में 100 माइनस आर, और गुना में हो गया 100। अब यही अगर यहाँ पे अधिक लिखता है तो अधिक में यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ध्यान में रखिएगा, दोनों फॉर्मूला होता है, कम बोलेगा तो माइनस, अधिक बोलेगा तो प्लस। तो यहाँ पे कम बोला तो हमने माइनस लगा दिया। अब चलिए जल्दी से जो है ना इस पर बना दीजिए सब कोई। आर का जगह पे कितना हो गया, 50 हो गया। 100 माइनस आर मतलब कि 100 माइनस में 50, और फिर हो गया गुना में 100, हो गया यहाँ पर सबका। अब कितना हो गया, तो ये देखो हो गया 50 बाई में 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 करोगे तो 50 ही आना है, और फिर इंटू में हो गया आपका 100। 50 से देखो 50 कट गया तो बचा 100, मतलब कि वो कितने परसेंट अधिक है, तो वो 100% अधिक है। क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन सी। सी की हो, बिल्कुल सही आंसर है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, यह सवाल है, देखो क्या सवाल दिया गया, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर में 5:7। अब बी अनुपात सी बराबर में दिया हुआ है 6:11। अब यहां पर हमको निकालना है, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, पर एक ट्रिक के मेथड से बन जाता है, तो ट्रिक ही बना लेंगे, जल्दी बन जाएगा, समय नहीं लगेगा आपको। देखो क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:7, तो लिख लो इनको इनका जगह पे। ए का जगह पे 5 हो गया, बी की जगह पे अनुपात में 7 हो गया। अब देखो फिर से वापस बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी की जगह पे कितना लिखेंगे, तो नीचे अब लिख देंगे 6, और सी की जगह पे हो गया आपको 11। अब जब भी ऐसे हुआ ना, तो यहां पर मानो लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे रेशियो लगा हुआ है सब में। अब देखो क्या करेंगे, जहां पे भी खाली है तो उसका बगल वाला डिजिट वहां पे लाके रख दो। देखो यहाँ पे ये खाली हो गया डिजिट, तो इसका बगल वाला लाके यहाँ पे रख देंगे, तो ये यहाँ पे 6 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो खाली है तो इसका बगल वाला लाके यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब क्या करो, तो अब इन सबको जो है आपस में गुना कर दो, आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कितना ट्रिक से, कितना आसानी से बन गया। आगे जाते तो बहुत सारा भाग का मेथड करना पड़ता, नॉर्मली बन गया। अब 5 गुना 6 किया तो कितना आया, 30 आ गया। फिर रेशियो लग गया अनुपात, 7 गुना 6 किया तो कितना आया, तो 42 हो गया। फिर रेशियो लगा, 11 गुना 7 किया तो कितना हो गया, तो ये 77 हो गया। मतलब राइट आंसर होगा 30 रेशियो 30 रेशियो 42 रेशियो 77, 30 रेशियो 42 रेशियो 77, यह राइट आंसर है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहां पर कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 जो है वो शेष बच जाए, 5 जो है हमेशा आपका बच जाए। तो देखिए बनाने का तरीका सिंपल सा है कि जो हमेशा ऐसा देखिए सवाल आता है, ठीक है, हमेशा आपको अभी क्या करना है, 5 शेष बचाना है। यहाँ पे देखो जब भी ऐसा सवाल करे तो क्या जितना भी डिजिट दिया उन सबका एलसीएम निकाल लो। हमेशा इंडियन आर्मी ऐसा सवाल पूछती है, तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या हो गया, ये देखो 14, 21, वापस हो गया 28 और हो गया 35। क्या कर लेंगे, तो क्या हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है, निकाल लेंगे इनका एलसीएम। अब देखो जो एलसीएम आएगा ना वो इन सबसे कटने वाला होगा, तो हमको क्या करना है, हर बार 5 बचा देना है। तो मानो जो एलसीएम आएगा वो इनसे कटने वाला ही होगा, इन सबसे कट जाएगा वो जो एलसीएम निकालोगे वो, लेकिन हमको हर बार क्या करना है, 5 उसमें बचा देना है। तो क्या करेंगे, उसमें 5 अधिक जोड़ देते हैं। तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे, तो जितना बार भी काटेंगे इन सबसे तो हर बार में 5 बच ही जाएगा। तो क्या अब इनका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम ऑप्शन निकाल लेना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। देखो एलसीएम करने पे आपका 420 आएगा, ठीक है, इन सबका जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका 420 आएगा। अब साथ में क्या प्लस में 5 लगा हुआ है, तो राइट आंसर कितना हो गया, ये हो गया 425। क्या है सही आंसर, तो यह है ऑप्शन डी, हो गया सबका 425 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि a इंटू बी बराबर में आपका लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर
और माइनस में a इंटू बी। अब a और b की जगह पे कितना, तो मानो यहाँ पे 6 हो गया, a की जगह पे, b की जगह पे हो गया 9। ठीक है, तो बराबर में क्या करेंगे, a का जगह पे कितना हो गया, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस में b का जगह पे कितना हो गया, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, और माइनस में a इंटू बी मतलब कि 6 इंटू में 9। ठीक है, यहां तक कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर हो गया 81, माइनस में हो गया 9 छक 54, 9 6 जा 54। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 1 7, 8 और 3 हो गया 11, माइनस में आ गया आपका 54। अब जल्दी से घटाओ और आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 117 माइनस 54 करोगे तो कितना आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, 7 में से 4 गया तो बचा 3, 11 में से 5 गया तो बचा 6, मतलब कि राइट आंसर 63 होगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 64 आ गया सबका। देखिए जो मैथ है ना बिल्कुल आसान तरीका से आपको बनवाया जा रहा है, नहीं तो बनाने का इनका बहुत, ये सब ऐसे मैथ है कि आप एक एक लाइन में बनाओगे तो अभी बिल्कुल जीरो लेवल से आपका तैयारी करवाया जा रहा है, ताकि जिनका मैथ एकदम पूरा लो लेवल में है वो भी बहुत अच्छे से बना पाए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 तथा महत्तम समापवर्त 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, देखो मान लेंगे। ठीक है, माना दूसरी संख्या, हम लोग को दूसरी संख्या यहां पर बतानी है, तो हमने मान लिया देखो दूसरी संख्या बराबर में x। ठीक है, अब यहां पर जो है हमको देखो पहला संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितनी है, तो वो है देखो 128। ठीक है, यहाँ पे अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, दो संख्या का गुणनफल, नोट कर लेना है सबको। फॉर्मूला होता है देखो यहां पर दो संख्या का गुणनफल बराबर में होता है देखो आपका HCF, गुना में होता है LCM। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल, तो पहला संख्या 128, दूसरा संख्या कितना है x, बराबर में कितना हो गया, दो संख्या गुणनफल हो गया, देखो गुना में यहाँ पर x हो गया, HCF गुना LCM, HCF कितना है तो यह है देखो 1920, LCM कितना है तो यह है देखो आपका 128, LCM कितना है तो LCM है देखो यहाँ पर आपका 16 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, LCM कितना है देखो उल्टा लिखा गया है यहाँ पर, HCF दिया हुआ है 16। ठीक है, HCF दिया हुआ है 16 और जो आपका यहाँ पर LCM है वो दिया हुआ है 1920, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते थे, पर आपको ध्यान रखने के लिए ऐसे लिख दिया है। अब x बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पर 16, गुना में हो गया 1920, बटा में हो गया 128, बाई में हो गया 128। अब देखो 16 से जो 128 है ना ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपका 8 बार में कट गया, 16 8 128 होता है। अब 8 से इसको कट करोगे तो देखो ये कितना बार में, तो 8 दूनी 16, बचा यहाँ पे आपका 3, तो 8 चौका 32 और एक 0, मतलब कि राइट आंसर हो गया 240। वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या है 240। ठीक है, बहुत अच्छा, 240 किया है सबने, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है देखिए कि 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये जो है आपको यहाँ पे बताना है और करना है। तो देखिए क्या करेंगे ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 17 दिया हुआ है और यहाँ पर 3100, हमारे पास और तो कुछ मिला नहीं है, तो सिंपल सा क्या करो, देखो 1700 जो है 100 से जो है 3100 में भाग लगा दो, भाग लगाने पर आपका जो शेषफल बचेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 1700 से जब 3100 में भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल कितना बचेगा, तो वो देखिए 6 बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, 6 बचेगा। तो यहां पर क्या हमारा, मैं डायरेक्टली देखो लिख दे रहा हूं, अब मैं इसको आप भाग दे सकते हो, तो नॉर्मली देखो 6 बचेगा। ठीक है, नॉर्मल सा भाग है, तो जो 6 बचेगा ना, जब इसको इसमें से घटा देंगे तभी जो है ये पूर्णतः कट होगा, मतलब कि राइट आंसर कितना हो गया, तो 6। इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी 6 हो जाएगा। क्या बोला कितना जो है घटा दे, तो मानो इतने में क्या आ रहा है, 6 अधिक हो रहा है, तो अगर 6 को इसमें से घटा देंगे तो फिर वो पूरा कट जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 6 हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है। चलिए हमने क्या करना है, हमने देखो यहाँ पर मान लेना है सबसे पहले, माना संख्या बराबर में x। क्या बोला, किसी संख्या, दो संख्या x हो गया का 3/4, 3/4 का 2/5, का मतलब गुना, यहाँ पे लग गया 2/5, बराबर में कितना है, तो वो है 174। ठीक है, 2 से जो 4 है वो 2 बार में कट गया, x गुना 3 किए तो आ गया 3x, बटा में 5 गुना 2 किए तो ये हो गया देखो 10, बराबर में कितना हो गया, तो ये हो गया 174। 3x इक्वल टू आपका देखो हो गया यहाँ पर 174, ये उधर 10 जाएगा तो गुना में जाएगा, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 1740। अब क्या हो गया, तो अब देखो आपका हो जाएगा x बराबर में 1740 बटा में 3, कट कर दो इनको सिंपल सा जल्दी से, तो 3 से कितना बार में कट हो गया, तो यह देखो आपका यहाँ पर कट हो जाएगा 3 × 5 = 15। ठीक है, यहाँ पे बचा 2, 8 3 की 24 और 1 0 7, मतलब कि 580। अब देखो इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं मिला है 580, तो इसलिए हम लोग राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यह जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, हमने डी को कर दिया, हो गया सबका। चलिए चलते अगला सवाल पे।
अगला सवाल मिला हुआ है, देखिए कि सुरेश प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है, वह 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगा, वह 1 सप्ताह में कितना दूध पी जाएगा। तो सुरेश जो है एक दिन में कितना दूध पिया, इसका एक दिन में कितना दूध पी रहा है, ये तो एक दिन में पी रहा है देखो 450 मिलीलीटर। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको देखो निकालना है 2 सप्ताह में कितना दूध पीता है। तो 2 सप्ताह में कितना दिन हो गया, तो 2 सप्ताह में जो आपका हो गया देखो 14 दिन। ठीक है, यहां तक एक दिन में 450 मिलीलीटर पीता है, तो सिंपल सा 14 गुना में 450 कर दो। तो जब 14 गुना 450 करोगे तो आपका देखो आएगा यहाँ पे 6300 मिलीलीटर। अभी यह मिलीलीटर में है, आपको आंसर कितना बताना है, लीटर में बताना है, कितने लीटर दूध की खपत करेगा। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1 मिलीलीटर में देखो एक लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होता है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, जो 6300 मिलीलीटर है उसको 1000 से यहां पर भाग दे देंगे, इसके बाद जो ये हमारा लीटर में बदल जाएगा। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया कितना, तो अब देखिए ये आया यहां पर 63/10। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, एक जीरो नीचे तो एक दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, मतलब कि राइट आंसर हो गया देखो 6.3 लीटर, यह जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए जब 14 गुना 450 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आएगा देखो 6300 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 6.3 लीटर हो गया, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी 6.3 लीटर। ठीक है, हो गया सबका। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। यह जो है आपको यहाँ पे करना है और बताना है। तो देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, वो फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ऐसे ही कंटिन्यू ये चलते रहेगा 50 तक। ठीक है, अब देखो औसत निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जितना डिजिट है उन सब डिजिट को जोड़ के उतना से भाग दे दीजिए। तो फिर क्या करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही लेके 50 तक लिखना पड़ेगा, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के 50 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 50 डिजिट है। एक वो तरीका हो गया, या फिर एक देखो सिंपल सा तरीका होता है, वो क्या है कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिले जिसमें सेम गैपिंग हो, जिसमें सेम सीरीज चल रहा हो, देखो यहाँ पे +1 का गैपिंग है, यहां से यहाँ पे +1 का गैपिंग है, +1 का गैपिंग है। जब भी औसत का कोई ऐसा सवाल मिले जिसका नंबर्स में सेम गैपिंग हो, तो उसका पहला संख्या और आखिरी संख्या को आपस में जोड़ लो। तो क्या किया हमने, पहला संख्या और आखिरी संख्या को आपस में जोड़ दिया, और फिर क्या करना है, 2 से सिंपल इनको भाग दे देना है। तो कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 51/2, कट करने पे आपका आएगा देखो 25.5। यह जो है राइट आंसर है, क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया। देखा ट्रिक से बनाया तो कितना जल्दी बन गया। अब इसी को सोचो 1 से लेके 50 तक लिखते, फिर उनको जोड़ते, जोड़ के फिर 50 से भाग देते, कितना मुश्किल पड़ता, आसानी से बन गया यहां पर। तो इस चीज को सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपको मिला हुआ है, क्या सवाल है आपका कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए बेचा कितना में, 100 रुपए में, तो यहां पर लिख लेते हैं जल्दी से, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, उसको लाभ कितना का हुआ है, तो लाभ हुआ है देखो 20 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होगा, पहले यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना होगा, पहले जो इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो जो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है वो देखो, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो, जितना बेचा उसमें से लाभ को निकाल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि खरीदा कितना में था, कॉस्ट प्राइस उस पर का कितना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे करेंगे और सबके बताएंगे, क्रय मूल्य निकालिए और जल्दी से आंसर सोल्व कीजिए। अब क्या होगा यहाँ पे, जल्दी सबके बनाइए। तो देखिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, तो 20 को घटा दिए तो कितना बचा, 80 बचा। ठीक है, अब क्या होता है, तो पूछा आपसे देखो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर देखो फॉर्मूला होता है आपका लाभ बटा में होता है देखो क्रय मूल्य, और गुना में होता है 100। तो लाभ कितना है, लाभ है देखो 20 रुपए का, क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये है 80, और गुना में हो गया यहाँ पे आपका 100। 20 से 80 4 बार में, 4 से 100 25 बार में, तो राइट आंसर कितना हो गया, ये हो गया देखो ऑप्शन बी 25%। क्या हो गया सही आंसर, तो बी 25% हो गया, बी आया है लगभग का, बहुत अच्छा, बी सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह सवाल है देखो आपका सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा और सबकी बताइएगा। दिया हुआ है देखिए क्या है, 173, फिर दिया हुआ है आपका 169, अगला में है आपका देखो 164, अगला में है 160, फिर है आपका 155 और फिर है 151। और अब बताना है कि यहाँ पे क्या हो। देखो 173 से 169 में आने में क्या किया, -4 किया। अब 169 से 164 आने में क्या किया, तो -5 किया। 164 से 160 आने में क्या किया, तो -4 किया। ठीक है, 160 से 155 आने में क्या किया, तो -5 किया। 155 से 151 आने में क्या किया, तो -4 किया। मतलब कि -4 -5 फिर से -4 -5 फिर से -4, तो अगले में क्या करेंगे, -5 कर देंगे। मतलब कि 151 हो गया, यहाँ पर माइनस में 5 लिखा तो कितना आया, तो यह देखो हो जाएगा 146। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी 146, सी सही है। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी की हो बिल्कुल सही आंसर है, 146 होगा।
चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे से चलिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। रीजनिंग शुरू हो रहा है अब आपका, ठीक है। जीके का 15 क्वेश्चन हो गया, जीएस का 15 क्वेश्चन हो गया, मैथ का 15 क्वेश्चन हो गया, अब आपका यहाँ से रीजनिंग शुरू है। दिया हुआ है, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बनवाया और इंडियन आर्मी बहुत बार पूछती भी है। दिया हुआ है देखो TATION को कितना लिख रहा है, तो यह देखो लिख रहा है 6 लिख रहा है, वापस A को 1 लिख रहा है, फिर T को 6 लिख रहा है, I को 5 लिख रहा है, O को 4 लिख रहा है और N को 7 लिख रहा है, ठीक है। मून को कितना लिख रहा है, तो MOON मून को जो है देखो लिख रहा है 8, O को लिख रहा है 7, O को 7 और N को लिख रहा है 4, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोंटी को कितना लिखेगा, चलो जल्दी से करना और बताना मोंटी को जो है कितना लिखेगा, MONTI। M का कितना लिख रहा है, तो 8 लिख रहा है, O का कितना लिख रहा है, तो 7 लिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे अलग अलग भी है, आपका 4 भी आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल रहा है, देख लो यहाँ पे O को जो है आपका देखो 4 भी लिख रहा है, लेकिन हम लोग जो अपर डिजिट होता है उसको लेते हैं, तो O को देखो यहाँ पे 2 बार 7 लिखा है, ठीक है। अगला N को कितना लिखा है, तो N को देखो 4 लिखा है, ठीक है। T को कितना लिखा है, तो T को देखो 6 लिखा है, I को कितना लिखा है, तो I को देखो 5 लिखा है। मतलब कि राइट आंसर कितना होगा, तो ये हो गया देखो 8 7 4 6 5, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 8 7 4 6 5। अब यहीं पे आपका डाउट होगा कि सर O को तो पहला वाला में 4 लिखा था, दूसरे में 7 लिखा था, तो हम लोग O के जगह केवल 7 क्यों ली। तो इसका कारण यह है कि जब भी ऐसा आपको अलग अलग मिल जाए तो जो सबसे बड़ा होता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पे 7 है तो हमने 7 को ले लिया, ठीक है। राइट आंसर ये हो गया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा की लड़की का लड़का लगता है, उस लड़की से लड़का का क्या रिश्ता है। यह जो है आपको यहाँ पे बताना है और बिल्कुल सही जो आप सबको करना है। देखो क्या बोला कि एक लड़की जो है एक लड़का की ओर इशारा करते हुए यह बोली कि वह मेरे दादा, क्या बोली, दादा की लड़की, क्या हो गई, दादा की लड़की। अच्छा दादा की लड़की कौन लगती है, दादा की बेटी कौन लगती है, तो दादा की बेटी जो है बुआ लगती है, वो फुआ लगती है। अब बुआ का लड़का, फुआ का जो लड़का है, जो फुआ का बेटा है वो कौन लगेगा, तो वह जो है उसका भाई लगेगा, फुफेरा भाई, कजन ब्रदर हो गया। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए भाई हो गया, ठीक है। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि असंगत और बेमेल शब्द बताइए, इनकरेक्ट और मिसमैच्ड वर्ड कौन सा है, कॉपर, ब्रास, प्लेटिनम या फिर जिंक। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो भी क्लास में नए हैं, जो भी अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे, ताकि आप अपनी अग्निवीर आर्मी परीक्षा के सिलेक्शन में 100% श्योर हो पाए और अग्निवीर आर्मी परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो पाए। देखो यहाँ पर जो आपका बेमेल बताना है, तो कॉपर, प्लेटिनम और जिंक ये सभी धातु हैं, जो ब्रास है ये मिश्र धातु है, तो अलग कौन हो गया, तो ये ब्रास हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। यह यहाँ पे देखो आपको दिया गया क्या सवाल है, रेडियो श्रोता तो फिल्म वॉट, ठीक है। बताना है कि जिस प्रकार जो रेडियो है वो श्रोता से संबंधित है, उसी प्रकार जो फिल्म है यह किससे संबंधित है। तो देखो रेडियो को सुनते कौन है, श्रोता सुनते हैं, तो फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, ऑडियंस या फिर डायरेक्टर। जिस प्रकार रेडियो को सुनते हैं श्रोता, उसी प्रकार फिल्म को कौन देखता है, तो देखता है ऑडियंस। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी ऑडियंस हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। आज का अंतिम सवाल है, 50 नंबर सवाल है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हो। 50 नंबर सवाल है और अंतिम सवाल है, सभी को सही करना है। चलिए देखते हैं किसका किसका सही आता है। क्या दिया हुआ है कि यदि पहाड़ को हवा, हवा को पानी, पानी को दवा, दवा को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य कहे तो डॉक्टर मरीजों को क्या देता है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो डॉक्टर है वो मरीजों को क्या देता है। तो देखिए डॉक्टर के द्वारा जो मरीज को है दवा दिया जाता है, ठीक है, दवा दिया जाता है, लेकिन सवाल में दवा को कुछ और बोल रहा है, दवा को कोड वर्ड में क्या बोल रहा है, तो जो सवाल है उसमें दवा को देखो चंद्रमा बोला जा रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला कि डॉक्टर मरीजों को क्या देता है, तो दवा देता है। अब दवा को क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो दवा को जो है देखो आपका चंद्रमा बोला जा रहा है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो गया ऑप्शन सी चंद्रमा। अब ये नहीं कि दवा देता है तो डायरेक्टली यहाँ दवा दिया हो तो दवा कर दोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी को दवा बोल रहा है, यहाँ पे दवा को चंद्रमा बोला, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा। हो गया सबका। टोटल 50 क्वेश्चन देखो आपको करवाया जा चुका है। सबको जरूर बताइएगा कि 50 में से आप सबने कितना सवाल को सही किए हो। अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से सबको शेयर करना जाते जाते सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। अब 50 में से जरूर बताइएगा कितना सवाल सही किया है। अगर दोपहर 1 बजे का जीके जीएस का 0 to हीरो बैच का क्लास अटेंड नहीं किया तो जाओ जल्दी से क्लास को अटेंड कर लो। तो मिलेंगे अब आपसे सीधा जो है, अब मिलते हैं आपसे सीधा जो है कल दोपहर 1 बजे अपनी आर्मी की जीके जीएस की 0 to हीरो बैच की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलेंगे आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।